गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भारत की खोज पाठ 4 युगों के दौर का नेक्स्ट शीर्षक विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव, इस पर अध्ययन करेंगे। विदेशों पर भारतीय कला का कैसे प्रभाव पड़ा। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई। इस बात का प्रमाण आज वहाँ सब जगह मिलता है। चंपा, अंकोर, श्री विजय, भज्ज, पहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र जो है वो बने हुए थे। वहाँ जिन राज्यों का उदय हुआ उनके शासकों का नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे विशुद्ध भारतीय थे, पर इसका अर्थ अवश्य है कि उनका भारतीकरण किया गया था। राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां थीं और इनमें से कुछ पदवियों और पदनाम न केवल थाईलैंड में बल्कि मलाया के मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। इंडोनेशिया के उन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरे हुए हैं। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। बाली के छोटे से टापू ने अपनी भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ चला आ रहा है। फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ही हो गई है। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेर फेर के साथ ही ले लिया गया। दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानूनों के आधार पर बनाए गए और उन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिताबद्ध करके कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था में ले लिया गया। लेकिन भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप से प्राचीन भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला में दिखाई पड़ता है। इस प्रभाव से अंगकोर और बोरोबदूर की इमारतें और अद्भुत मंदिर जो है वो तैयार हुए। जावा में बोरोबुदूर में बुद्ध की जीवन कथा पत्थरों पे उत्कीर्ण है। दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं भी अंकित की गई हैं। अंगकोर वट के विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडहरों का विस्तृत क्षेत्र है। उसमें बनावटी झीलें, पोखरें, नहरें हैं, उनके ऊपर पुल बने हैं। जैसे आप लोग जब कहीं झांकी देखने जाते हो तो सब कुछ बनावटी रूप से सजाया जाता है। दशहरे में आप लोग जैसे दुर्गा पूजा देखने जाते हैं, वहाँ तरह तरह की सजावट बनावटी रूप से होती। तो इस तरह से अंगकोरवट में इस तरह के मंदिर के चारों तरफ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। और एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर एक वृद्धाकार सिर पत्थर में खुदा है। यह एक आकर्षक, मुस्कुराता हुआ किंतु रहस्यमय कंबोडियाई देवतुल्य चेहरा है। इस चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली है। अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली, पर उसका विकास खमेर प्रतिभा ने किया, या कि दोनों के परस्पर मेल से यह अजूबा पैदा हुआ। कंबोडिया के जिस राजा ने इसे बनवाया था उसका नाम था जयवर्मन सप्तम, या जो ठेठ भारतीय नाम है। तो ये चीज़ें जो आपको प्राचीन सभ्यताओं से हमें मिल रही है, ये सब किसी न किसी राजा के द्वारा बनाया गया। भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से इतना गहरा रिश्ता है कि जब तक किसी को उन आदर्शों की जानकारी ना हो तो उनसे भारतीय मानस शासित होता है, तब तक इसके लिए आपको पूरी तरह सराहना करना संभव नहीं है। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है और पारदृष्टि होती है, कुछ वैसी है जिसने संभवतः यूरोप के महान गिरजाघरों के निर्माताओं को प्रेरित किया था। सौंदर्य की कल्पना आत्मनिष्ठ रूप से की गई, वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं। वह आत्मा के संबंध में रखने वाली चीज है, भले ही वह रूप से पदार्थ में भी आकर्षक आकार ग्रहण कर ले। यूनानियों ने सौंदर्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। उन्हें सौंदर्य में केवल आनंद ही नहीं मिलता था,
वे उसमें सत्य के भी दर्शन करते थे। प्राचीन भारतीय भी सौंदर्य से प्रेम करते थे, पर हमेशा अपनी रचनाओं में उनका गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न करते थे। तो ओके बेटा, इतना हमने आपको पढ़ा दिया, शेष आप पढ़ने का प्रयास करें। और आज हम शेष प्रश्नोत्तर पार्ट 4 का भेज देंगे, जिसको आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।